गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नाउ और भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। तो नोएडा के सेक्टर 50 के मेघदूतम पार्क में हम मौजूद हैं और यहीं से आपको हर बड़ी खबर बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश से बताते हैं। देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही हिंदू ग्राम बनाने की घोषणा की, उसके बाद अब इस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू ग्राम बसाना चाहिए जिसमें 1000 परिवार मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी अब दूसरे धर्मों के लिए इसी प्रकार से ग्राम बसाने की बात कहती हुई नजर आ रही है। तो कल भूमि पूजन बाबा बागेश्वर ने किया था इसको लेकर के, और उसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि अब हम मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम भी बसाएंगे। इसके लिए हमें अनुमति चाहिए। आखिर सिर्फ हिंदुओं की ही बात क्यों? भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना रुख साफ करे। हिंदू ग्राम के अलावा बाकी धर्मों के लिए भी ग्राम बसाए जाने चाहिए। तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करती हुई देखी जा रही है। इसी से जुड़ी हुई डिटेल्स आपको रिपोर्ट में देते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते करते बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम बनाने की आधारशिला रखी। बागेश्वर धाम में पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम बनाने की हुंकार भरी, तो इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। कैसे मध्य प्रदेश में इस मामले पर सियासत हो रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए हिंदू ग्राम की आधारशिला रखने के बाद बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। बाबा बागेश्वर के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने ट्वीट कर इस मामले को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव से सवाल किया है और उन्हें राजधर्म की याद दिलाई है। एक ही बात मैंने लिखी है वहां पर, और वो उनको राजधर्म याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ट्वीट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गाँव और मुस्लिम समुदाय के गाँव। क्या ये संविधान सम्मत है? मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हिंदू ग्राम बनाने का और मुस्लिम समुदाय के गांव, क्या ये संविधान सम्मत है? मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हिंदू ग्राम बनाने का मुद्दा गूंजा, तो इस पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। रामेश्वर शर्मा जी क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये बात बोल सकते हैं? क्या ये बंटवारा नहीं है? रामेश्वर शर्मा जी शायद खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ये बंटवारा है या विभाजन है तो ये विभाजन सबकी तरफ से होगा, सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं होगा। ये विभाजन की बात किसने करी है? क्यों हमें जरूरत पड़ रही है किसी एक समुदाय विशेष के लिए गांव बनाने की? मुझे लगता है कि ये अनुचित है, संविधान सम्मत नहीं है। विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। ये देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। बागेश्वर धाम के इस हिंदू ग्राम में बसने के लिए बाबा बागेश्वर की ओर से संकल्प की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने हिंदू ग्राम में रहने का पूरा प्लान भी बनाया है। यहाँ हिंदुओं के लिए बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से जमीन मुहैया कराई जाएगी, जिस पर सनातनियों के लिए घर बनाए जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर सियासत उफान पर है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में कांग्रेस को देश में हिंदू ग्राम बनाने से आखिर दिक्कत क्या है? अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन जो जुलूस निकाला जाना है उसको लेकर जो सियासी घमासान चल रहा है उससे जुड़ी भी आपको बताते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने रामनवमी पर जुलूस निकालने की परमिशन फिलहाल दे दी है। देखिए, इससे पहले रूट डाइवर्ट किया गया था, जिसको लेकर के लगातार हिंदू संगठन गुस्से में थे। अंजलि पुत्र सेना ने ये बात कही थी कि हम रामनवमी का जो जुलूस है वो उसी रास्ते से निकालेंगे। पिछली बार आपको याद होगा रामनवमी पर एक खास इलाके से गुजरते वक्त कैसे हिंसा हुई थी।
इस सबके बीच में ममता बनर्जी हावड़ा में जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दे रही थी और इसके खिलाफ थी शुरू से ही, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल कोर्ट के इजाजत देने वाले फैसले का स्वागत किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाखों की तादाद में हिंदू सड़कों पर उतरेंगे, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है। रामनवमी यानी कि कल ये भव्य जुलूस निकाला जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले सियासी तकरार बढ़ गई है। रामनवमी से पहले जुलूस निकालने की इजाजत मांगने के लिए बीजेपी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को हावड़ा में जुलूस निकालने की परमिशन तो दे दी, मगर इस मौके पर हथियारों का प्रतिबंध लगा दिया। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। आपको बता दें कि अब 7 अप्रैल को बीजेपी की हावड़ा में ये रैली दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। रैली में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी, मोटरसाइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी। अंजनी पुत्र सेना, वीएचपी और दुर्गा वाहिनी की रैली को अनुमति दी गई है। ये रैली 500 लोगों के साथ की जाएगी। हावड़ा में पिछले साल रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद सरकार यहां किसी भी तरह के जुलूस निकालने को लेकर इजाजत नहीं दे रही थी। बीजेपी को एक तरफ हावड़ा में रैली निकालने की इजाजत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जादवपुर विश्वविद्यालय ने परिसर में रामनवमी उत्सव मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर अब पश्चिम बंगाल की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने रामनवमी मनाने की मांग की थी। परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करें। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले रामनवमी मनाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर दंगे करवाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बंगाल में हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले रामनवमी का मुद्दा किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान साबित होता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं, जहां वो दंतेवाड़ा में बस्तर पंडू महोत्सव में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन पूजन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। उसके बाद में पंडू महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, जो कि पारंपरिक जो संस्कृति है आदिवासी समुदाय की उसको दर्शाता है, वहां पर पहुंचते हुए नजर। इसके अलावा रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा भी वो करेंगे, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर पंडू महोत्सव पहुंचेंगे, स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ साथ में जो नक्सल विरोधी अभियान में जितने भी सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं जो तैनात थे, उनके साथ में भी मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं और एक बार फिर से वो रायपुर जाएंगे। इसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। धमाके की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं एक शख्स बुरी तरीके से घायल फिलहाल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहा है। तो एक तरफ गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में है और नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल के बारे में, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है। इस सब के ऊपर अब फिलहाल ओबीसी के बाद कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से वक्त मांगा है। इस बिल से जुड़ी हुई अपनी बातों को सामने रखने के लिए बिल के विरोध में देश के कई हिस्सों में कल जुमे की नमाज अदा करने के बाद हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई थी। और कल तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे थे कि कैसे हाई सिक्योरिटी का ऐलान किया गया था और कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई थी। वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी कई जगह पर हालांकि कल होते हुए देखा गया। विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इसको लेकर खटखटाया है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचा हुआ है। तो अब देखना है कि वक्फ बिल के विरोध में कब तक ये पूरा जो आक्रोश है लोगों का और गुस्सा है तमाम पार्टीज का, वो शांत होता हुआ दिखता है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने में सफल रही है।
अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक इस बिल का विरोध देखा जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में मुसलमानों ने बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संसद में पास वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई तेज होने लगी है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। बिल को लेकर ज्यादातर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी गई है। इसकी बानगी संसद में भी नजर आई। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। अब बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लग गई हैं और इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है और सरकार के नहीं झुकने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई इलाकों में वक्फ बिल के विरोध में सड़कों पर हंगामा हुआ। तो वहीं अलीगढ़ जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने कहा कि अगर बिल को वापस नहीं लिया गया तो देश में 1947 जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। सब लोग इस तरह से जो है सड़कों पर उतरने को तैयार है। मेरा बस इतना सा कहना है कि भाई मतलब सड़कों पे उतरेंगे लेकिन जमहूर के तहत में और आइन के तहत में। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें दोबारा मतलब मुसलमानों को इस तरह से और उनको परेशान किया गया तो हालात कुछ और हो सकते हैं। जिसकी आशंकाएं जताई जा रही है, जिसकी उम्मीद की जा रही है, वो वाले हालात हो जाएंगे तो वो फिर बेहतर नहीं रहेगा। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब खराब होने का अंदेशा है। वक्फ बिल अब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। कुछ दिनों में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो कानून में तब्दील हो जाएगा। ये तो तय है कि मोदी सरकार वक्फ को लेकर अपने कदम पीछे नहीं रखेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि वक्फ को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध कितना असर डालता है। तो एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से। तो गुजरात के राजकोट के एक व्यापारी ने प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्रेडिट देते हुए कुछ खास कर डाला है। दरअसल इस व्यापारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष 75 मीटर कपड़े की पगड़ी बनाई है, जिसकी झलक आपको दिखाते हैं। ये विशेष पगड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार हुई है, लेकिन इसे किस मौके पर तैयार किया गया है वो बहुत खास है। इस पगड़ी को संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के खास मौके पर तैयार किया है गुजरात के राजकोट के एक व्यापारी ने। वक्फ बिल संसद में पास हुआ, इसकी खुशी हर तबके में देखने को मिली। बिल को पास कराने का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए राजकोट के संजय जेठवा नाम के व्यापारी ने पीएम मोदी के लिए स्पेशल पगड़ी तैयार कर डाली। ये पगड़ी बहुत ही खास है। नरेंद्र मोदी से जुड़ी संख्याओं से कनेक्शन इसे और भी खास बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आयु 75 वर्ष है, इसीलिए इस पगड़ी में 75 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। पीएम का कार्यकाल 10 वर्ष का पूरा हो गया है। पगड़ी की चौड़ाई 10 फीट रखी गई है। पीएम मोदी भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं, इसलिए पगड़ी की ऊंचाई 16 इंच रखी गई है। मेरे को ख्याल है कि आपका नरेंद्र मोदी साहब वडाप्रधान का बहुत अच्छा काम करते हैं, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब का हिसाब से मैं पगड़ी बनाया है। वक्फ का जो बिल पास हुआ उन्हें लेकर आप खुश हुए कि नहीं? वो खुश हो गए। मैं मतलब इस खुशी की वजह से आपने ये पगड़ी बना डाली? एक खुशी से मैं वो पगड़ी बनाया। संजय जेठवा ने इस लूप वाली पगड़ी को 5 कारीगरों के साथ मिलकर तैयार किया है। प्रधानमंत्री के लिए बनाई गई इस विशेष पगड़ी का वजन 25 किलो है। राजकोट समेत समूचे सौराष्ट्र में पगड़ी का विशेष महत्व है। ऐसे में राजकोट में तैयार हुई इस लूप वाली पगड़ी का मोदी से इमोशनल कनेक्शन भी बन गया है। और वक्फ संशोधन बिल की ही बात करते हैं, जिसके पास होने के बाद में लोकसभा और राज्यसभा से यूपी सरकार फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही। योगी आदित्यनाथ ने अवैध संपत्तियों को वक्फ की जब्त करने के आदेश दे दिए। देखिए, सबसे पहले जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति के पास अभी भेजा जाएगा, कानून बनेगा अंतिम मुहर लगने के बाद। लेकिन सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद अब हड़कंप मच गया है। सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं, क्योंकि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वो रिकॉर्ड से कई ज्यादा हैं। ऐसे में एक्शन लेने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ठान लिया है कि वक्फ की सभी ऐसी संपत्ति जो कि अवैध है उसकी जांच की जाएगी, और अगर वो सही है, जांच में ये पाया जाएगा कि गलत तरीके से उस पर कब्जा किया गया है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा। इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स आपको इस रिपोर्ट में देते हैं।
वक्फ संशोधन बिल के संसद के दोनों सदनों में पास होते ही योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। यूपी में अवैध तरीकों से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है कि वो अभियान चलाकर अवैध संपत्तियों को जब्त करें। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज की गई हैं। यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ की 430 संपत्तियां दर्ज हुई हैं। योगी सरकार वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर सख्त हो गई है। तभी तो खुद सीएम योगी ने कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ ही वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर योगी सरकार के एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है, कोर्ट में जाना चाहिए, विपक्ष को एकजुट होना होगा। जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। तो वहीं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी का कहना है कि उन्हें बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने जिला संभल में किन्नौर थाना है, वहाँ पर मेरे जो जीजा हैं उनके साथ मारपीट की, उन पर हमला कर दिया, उनकी जान से मारने की कोशिश की। इसी प्रकार से मुझे भी सोशल मीडिया पर और वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। तुम मुसलमान नहीं हो, गद्दार हो। देश भर में जहां वक्फ बिल संशोधन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है, तो वहीं बिल के खिलाफ जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कार्यवाही कर कई लोगों को नोटिस भी जारी किया है। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों को जब्त करने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। काशी में भी 25% संपत्ति अवैध है। कई स्कूलों और पोखरों की जमीन भी वक्फ की जमीन घोषित है। ऐसे में अब सरकार एक एक जमीन की जांच पड़ताल कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की तैयारी में है। 2 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी हैं। लेकिन फिलहाल रास्तों पे क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, ऐसे में करमवीर किस तरीके से बर्फ को हटाने के काम में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। इन्हीं बर्फीले रास्तों से होकर श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकलेंगे। 270 मजदूरों ने रात दिन एक करके केदारनाथ धाम तक पैदल जाने वाला ये रास्ता तैयार किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें पैदल मार्गों पर जमी मोटी बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटी हैं। पिछले साल आई आपदा से टूटे रास्तों की मरम्मत भी की जा रही है। यह काम इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार करना बड़ा चुनौती भरा है, लेकिन जब बाबा का आशीर्वाद हो तो जीत का प्रसाद मिलना तय है। मंदिर के नजदीक तक रास्ता तैयार हो गया है। 1-2 दिन के भीतर केदार धाम का पूरा रास्ता तैयार हो जाएगा। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से शुरू होने वाली है। इसे लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा है। बात करते हैं महादेव की नगरी काशी की, जहां पर मौत भी एक उत्सव है और इसका रंगमंच होता है शमशान, जहां पर चिताओं के बीच में जश्न मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट, आपने नाम सुना ही होगा कि किस तरह से मौत का जश्न वहां मनाया जाता है। सप्तमी की रात इस बार भी शमशान में मौत के बीच महोत्सव देखने को मिला है। एक तरफ धू धू करके चिताएं जल रही हैं, दूसरी तरफ नृत्य करती बालाएं। तस्वीरें काशी के महाशमशान कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट की हैं। घाट को अच्छी तरह से सजाया गया है, मंच लगाया गया है और जलती चिताओं के बीच फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। शमशान घाट पर मातम नहीं बल्कि मौज मस्ती का माहौल है।
वीडियो देखकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन वाराणसी वासियों के लिए ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि जलती चिताओं के बीच नाच गाने की ये परंपरा भी सैकड़ों साल पुरानी है। देवों के देव महादेव की नगरी काशी अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जानी जाती है और जलती चिताओं के बीच नगर वधुओं का ये डांस उन्हीं परंपराओं का हिस्सा है। सालों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक नवरात्रि की सप्तमी की रात वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर न सिर्फ मनोरंजन की महफिल सजती है, बल्कि नगर वधुएं अपनी मर्जी से यहाँ नृत्य करने के लिए आती हैं। ये बाबा महाश्मशान नाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का अंतिम दिन है, जो कि चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। और आज अंतिम दिन यहाँ नगर वधुओं द्वारा नित्यांजलि प्रस्तुत की जाती है और बाबा का तांत्रिक विधि से पूजन और श्रृंगार होता है। हैरानी की बात यह है कि ये नृत्य इस कार्यक्रम के दौरान भी शमशान पर शवों को लाए जाने का सिलसिला जारी रहता है और शवों की अंतिम क्रिया के दौरान नगर वधुएं संगीत पर थिरकती रहती हैं। मान्यता है कि अगर नगर वधुएं नवरात्रि की सप्तमी की रात यहाँ नृत्य करती हैं, तो उन्हें अगले जन्म में इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिल जाता है और उनका अगला जीवन संवर जाता है। शमशान घाट में सजने वाली संगीत की इस महफिल का इतिहास काशी के राजा मानसिंह से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जिसके मुताबिक राजा मानसिंह ने बाबा मसाननाथ का मंदिर बनवाया था। राजा मानसिंह चाहते थे कि मंदिर में संगीत कार्यक्रम हो, लेकिन जलती चिताओं के सामने कोई नृत्य करने को तैयार नहीं हुआ। तब नगर वधुओं ने आकर कार्यक्रम में डांस किया। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है और ऐसा दृश्य दुनिया में सिर्फ एक ही जगह दिखाई देता है, जहाँ मृत्यु पर उल्लास दिखाई देता है।